हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। यार हम लोग देखो अपना जो कंटिन्यूएशन सीरीज़ है ये डे 2 का है। ठीक है, डे 1 का ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो। डे 2 का जो PYQ टू FY की सीरीज़ है फॉर UPSC CSE 25 as well as you can follow this series for CDS CFAF एग्ज़ाम, CDS एंड CAPF एग्ज़ाम। ठीक है, एंड विल कंटिन्यू फर्दर। ये क्या है? PYQ टू FYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन मे बी। ठीक है, और आप यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस देखोगे इस चीज़ का एंड कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। विल लर्न द राइट अप्रोच, राइट। सॉरी। तो लेट्स कंटिन्यू। 2015 का हमने कर लिया था, पॉलिटी सेक्शन है ये, और 2016 का ये वीडियो है। अगेन डे 3 एंड डे 4 अगेन ऐसे ही सीरीज में आता रहेगा। आप ना इसको एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम माई टेलीग्राम ग्रुप। द लिंक जो है उसको वो डिस्क्रिप्शन में आई विल अपलोड। ठीक है, आई विल पुट इट, यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। ठीक है, ओके। ब्लैंक PDF है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, PDF को ले सकते हो, वीडियो देखना, सेल्फ सॉल्व करना, वीडियो देखना एंड फिर इसको अपने हिसाब से कर लेना इन द सेंस कि जो भी वैल्यू एडिशन वीडियो में बताया जाएगा उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो इन योर PDF। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है कि क्वेश्चन नंबर 66 है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होता क्या है, पहले वो देखते हैं कि ये राइट टू रूल की बात करता है जो कि ग्रांटेड बाय सिटीजन और पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल अथॉरिटी। मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, बट ये राइट कौन देता है राइट टू रूल का? ये पब्लिक देता है। ठीक है, जो भी सिटीजन होता है उस कंट्री का, ये होता है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसका सोर्स कौन सा नहीं है, तो कॉन्सेंट से तो होता ही है ना, रैशनल प्रूडेंस से भी होता है, पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर, ये रूलर नहीं है, मोनोपोली है नहीं। ठीक है, फिर पब्लिक रीजन, ये होता है, पब्लिक रीजन से ही करते हैं। ठीक है, तो सोर्स कौन सा नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा अपना वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर है और ये एड ऑन है। ज़्यादा इसमें एड ऑन नहीं करते हैं, CSE के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, 67 ये इंपॉर्टेंट है, CSE में PYQ में भी पूछा हुआ है ऑलरेडी। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म कौन सी है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन चारों ऑप्शन में से? पहला कह रहा है कि प्रेसिडेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, इट डज नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। थर्ड कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन लेजिस्लेचर। यार देखो, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये US में फॉलो की जाती है। ठीक है, और भी सारे कंट्री में फॉलो किया जाता है, बट इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हम लोग ब्रिटेन से बोरो किए थे। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट US में फॉलो की जाती है। US का प्रेसिडेंट आपको पता है कि वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, दो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कहाँ का पार्ट होता है? तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, तो हेंस कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट नहीं पार्ट है किसका? लेजिस्लेटिव बॉडी का। तो ये बात सही है, करेक्ट ही तो पूछा है ना। नाउ आंसर तो अपना पता चल गया कि आंसर इसका ए है। अब देखते हैं क्या है बी में। इट डज नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इट डज सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, तभी तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम अलग है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम से। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि प्रेसिडेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट US का जो प्रेसिडेंट है, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो मतलब
उसके प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट इज़ नॉट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाय एनी मेंबर और एनीथिंग, ठीक है। नाउ डी जो है, द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट डिपेंड अपॉन द लेजिस्लेचर। ये भी बात नहीं कि प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है डिपेंड करता है लेजिस्लेचर पे, ठीक है। प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर होता है वहाँ पे 4 सालों के लिए, और वो सर्व करते हैं, ठीक है। नाउ 68 में which of the following article of the Constitution of India contains prohibition for abolition and creation of legislative council। जो legislative council होता है, ठीक है, legislative council, उसके एवोल्यूशन और क्रिएशन से एसोसिएटेड कौन सी आर्टिकल में उसका प्रोहिबिशन दिया गया है, ठीक है। तो वो है आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ जो आर्टिकल 171 है, ठीक है, वो किसकी बात करता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो नॉमिनेशन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसका है, ठीक है। आपको क्या करना है और वैल्यू एडिशन करके कि नॉमिनेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, लाइक व्हाट परसेंटेज और व्हाट पार्ट जो भी नॉमिनेशन होते हैं उसके 1/3 या 1/6 मेंबर जो है वो कहाँ से आते हैं। 1/6 जो है ऑलरेडी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं क्या 1/3 जो है जो ग्रेजुएट लोग होते हैं या फिर टीचर लोग होते हैं वहाँ से आते हैं क्या, ठीक है। तो वो सब यह पब्लिक सर्विस से भी आते हैं क्या, ठीक है, सोशल वर्क बेसिकली, तो वहाँ से आते हैं क्या। तो देखना है कि कितना परसेंटेज और कितना पार्ट जो है कहाँ के मेंबर किससे आते हैं, ठीक है। तो ये 171 किससे बात करता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ना 169 तो देख लिए हैं, एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। 356 है, ये जो है प्रेसिडेंट रूल की बात करता है इन स्टेट्स। आर्टिकल 182 ये जो है जो चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उससे रिलेटेड बात करता है, ठीक है। अब आपको एक बात सर्च करनी है जो कि आप वैल्यू एडिशन कर लेना है उसको, कि जो चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन क्या दोनों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं या फिर समवन डिफरेंट होता है, ठीक है। ये देखना है दोनों, जैसे कि सेंटर में जब बात करते हैं तो राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, बट डिप्टी चेयरमैन ना ये मेंबर होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो वैसे ही इस केस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्या दोनों चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं क्या, इसको कंफर्म कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। नाउ अब ये आपको ऐड ऑन कर लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कितने स्टेट्स में है अभी करेंटली। 6 स्टेट्स में है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और उसमें पहला है यूपी, फिर बिहार, है ना, फिर कौन होता है, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और कौन होता है, कर्नाटका, ठीक है। तो ये जो है 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है करंट में अकॉर्डिंग 2025 तक, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो कितने हो सकते हैं। तो ये 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर होते हैं उसके 1/3 जो है वो होने चाहिए मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम, ठीक है। तो ये है, जैसे कि बिहार में मैं एग्जांपल देता हूँ कि 243 है ना। वैसे टोटल सीट जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, 250 होता है, 250 होता है, ओके। यहाँ पे 75 मेंबर हैं टोटल, ठीक है। तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 17 21 7 35, हाँ अराउंड इतना ही क्या करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा 245 होता है इस
24 एक मिनट, इसमें शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको स्किप कीजिएगा, ठीक है। बट 1/3 टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा बस। जो मिनिमम मेंबर हो सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो कितने होते हैं, मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितना है, 40 का लिमिटेशन है, मिनिमम 40 तो होने ही चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम का जो है 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 69 नंबर में। 69 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है, तो ये बेसिकली है फंडामेंटल ड्यूटी से। ये पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। नाउ जो पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, ये आर्टिकल 44 में है जो कि DPSP का पार्ट है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट जो है टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कौन सा है, उत्तराखंड, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 में है, महात्मा गांधी ने इस कंसेप्ट को गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है, DPSP में आता है ये। और आर्टिकल जो है पंचायत से रिलेटेड 243 to 243 वो है पंचायती राज से, म्यूनसिपलिटी उसके बाद है ना। इसके अलावा ये जो है पंचायत की बात कब की गई थी, तो ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वहाँ से किया गया था इसका, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात ना यार आर्टिकल 21A में है, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है राइट टू एजुकेशन जो ये में है फंडामेंटल राइट का पार्ट है, उसमें जो प्रोविज़न है क्या वो 0 to 6 ईयर के चाइल्ड के लिए है या फिर 1 to 14 ईयर के लिए चाइल्ड के लिए है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। नाउ 70 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहे कि पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर इज जनरली फाउंड इन, ये बेसिकली पाया जाता है कहाँ पे, आई मीन ये देखने को मिलता है वो डेवलपिंग सोसाइटी में मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मतलब ऐसे कल्चर जहाँ पे लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। बहुत कम अवेयरनेस होती है, लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलता है। नाउ ये जो मोनार्कियल सोसाइटी है यहाँ पे सब्जेक्टिव कल्चर देखा जाता है, ठीक है, वन मैन रूल है, ठीक है। ओके, नाउ 71 में हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का जो कंसेप्ट देने वाले थे वो कौन थे, तो वो थे फ्राइड्रिच हेगल। ये एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर कन्फर्म ए और सी में दो, मेरे ख्याल से सी इसका आंसर होगा, फ्राइड्रिच हेगल, ठीक है। और जो एडम फार्गूसन थे ना ये ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात किए थे, और एंटोनियो ग्राम्शी जो है वो एक मार्क्सिस्ट थे, तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते थे, ठीक है। सिविल सोसाइटी का पहली बार बात किसने किया था, फ्रेडरिच हेगल ने किया था। 72 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन, जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में कब आया था, देखो यार ये 46 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात है, 47 इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो इन्फोर्स हुआ था, ठीक है, 1950 में। ये जो है 57 ये ऑड वन आउट, मतलब अगर देखा जाए इंडियन हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में तो, ठीक है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो फोर्स में आया था कब था, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। नाउ इस कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश कर दिया गया है, मतलब ऑलमोस्ट, और जो आर्टिकल 370 था, ठीक है, उसको भी हटा दिया गया है। और ये कब 2019 में हुआ था, ऐसे 5 अगस्त आई गेस, ठीक है, तो रिमूव कर दिया गया था ये प्रोविज़न। नाउ अभी जो स्टेट में पहला असेंबली भी हुआ है, ये तो अभी करंट में स्टेटस का क्या है, यूटी का है, यहाँ पे असेंबली भी हुआ है, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली का ये हुआ था इलेक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिएगा फारूक अब्दुल्ला जो है इसके पहले सीएम है ना।
नाउ 82 जो है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट। इसमें जो है 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन को देखोगे सही से, मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसको देखना। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, इट वर्क थ्रू ए सेवरल कम्युनिटी। तो इसका जो ऑप्शन है पहला वा, ये जो है नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये गलत है, ये लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी पे था, ठीक है। नाउ तो ये स्टेटमेंट जो है पहला गलत हुआ। सिंस पहला गलत हुआ, नहीं सॉरी, नॉट कम्प्लीटली नॉट बेस्ड था पहला। देखते हैं आगे, देखते हैं कि इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, प्लस साथ में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे, है ना। तो इलेक्शन डायरेक्ट नहीं था, ये तो ऑब्वियस आंसर, मतलब ये है ना ऑप्शन है जहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अगर आप 2 को हटाते हो, ठीक है, तो सिर्फ एक ही बचा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट को ये करेक्ट मान रहा है, ठीक है। सेकंड जो है इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट सिंस ये ऑप्शन में और ऑप्शन के साथ नहीं आ रहा है तो इसको भी हम लोग इसके हिसाब से गलत मानेंगे, वैसे इंडिविजुअली ये करेक्ट है, ठीक है। मुस्लिम लीग था, बाद में ज्वाइन किया था, फिर सोशलिस्ट पार्टी था, बहुत सारे पार्टी थे और, ठीक है। नाउ जो फोर्थ था, इट वर्क थ्रू सेवरल कमेटी, बहुत सारे कमेटी बने थे, 7, जिसमें मेजर कमेटी है 7 या 8, ठीक है, और माइनर कमेटी तो बहुत सारे थे, है ना। तो ये बात फोर्थ 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था, सेटअप हुआ था कब, 1946 में, ठीक है, आफ्टर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, इसके प्रोविज़न के बाद से 1946 में इसने सजेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। दो जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये ऑलरेडी दे दिया गया था एम एन रॉय जी के द्वारा 1934 में ही, है ना। ओके अब आपको ये बताना है कमेंट में कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था वो कौन से पार्टी का था और नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ से थे। ऑलरेडी यूपीएससी में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बताना है आपको, क्या नॉमिनेटेड मेंबर प्रिंसली स्टेट के थे या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे, ये बताना है। 83 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग मे बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का चेयरमैन कौन हो सकता है, क्या वो सीएम होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द डिस्ट्रिक्ट या फिर इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ऑन मेंबर। तो जो चेयरमैन होते हैं जिला पार्षद के, वो इलेक्टेड होते हैं खुद के, मतलब मेंबर्स जितने भी होते हैं जिला पार्षद अलग अलग, उनमें से कोई एक आदमी उसके चेयरमैन होते हैं बेस्ड डायरेक्ट इलेक्शन के बेस पे, ठीक है। नाउ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट है ना, 3 टियर स्ट्रक्चर का, उसमें 3 बात करते हैं हम लोग। पहला तो एक ग्राम पंचायत का जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, फिर दूसरा पंचायत समिति का, ये विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल पे होता है, एंड जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और यहाँ पे इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। ओके 84 जो है, व्हाट इज मेंट बाय सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सोशल इक्वालिटी टॉक्स अबाउट द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज की बात करता है ये, कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज या स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जाए, इसलिए ये सोशल इक्वालिटी का कंसेप्ट कहता है ऐसा। अब जो है इसका जो आंसर होगा 84 का, ये जो है सी है। पहला देखो, पहला ऑप्शन में क्या है कि ईच पर्सन शुड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। क्या वो अपने स्टेटस के हिसाब से वो फंक्शन करेगा तब उसको सोशल इक्वालिटी की बात कहेंगे, ये बात गलत है, ठीक है। नो एफर्ट शुड बी मेड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम। नो एफर्ट एकदम एक्सट्रीम वर्ड कह रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना है ऐसे वर्ड्स पे। नाउ कह रहे हैं कि नो पर्सन, अगेन नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर ए पोजिशन ऑफ रिलेटिव inferiority in relation to other men due to caste, race और religion। तो ये बात थोड़ा सा ब्रॉड बेस है और ये सही भी है कि सोशल इक्वालिटी कोई तरह का इन्फीरियोरिटी किसी को नहीं हो एक दूसरे के कंपेयर में, ठीक है। रिलेटिव इन्फीरियोरिटी की बात कर रहा है ना, कोई सफ़र ना करे कोई, राइट। नाउ जो डी ऑप्शन है, कह रहा है कि स्पेशल एफर्ट टू इम्प्रूव दी
लॉट ऑफ वीकर सेक्शन, वाई ओनली वीकर सेक्शन, और वीक सेक्शन कहाँ गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिक नहीं होना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी हो गया। 85 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। पहला बात, इंडियन फेडरलिज्म का फीचर कौन सा नहीं है, नॉट देखना है। नाउ ये कह रहा है कि इसका आंसर जो है दो सी है, स्टेट और सॉवरेनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात गलती है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दो थोड़ा सा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स सेंटर, पहली बात। स्टेट टेक केयर ऑफ देयर ऑन सब्जेक्ट, सेंटर टेक देयर कंसेप्ट ऑफ ऑन सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो पहला ही स्टेटमेंट है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, तो ये दोनों तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होगा ना, ठीक है। ये शेड्यूल 7 की बात करता है जहाँ पे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है कि इंडियन फेडरलिज्म का ये कंसेप्ट है कि हर स्टेट के पास अपना खुद का पावर होता है, ठीक है। नाउ बी, कोर्ट हैज़ द पावर टू interpret the constitution and the power of direct level of different level of government। देखो जो इंटरप्रिटेशन होता है कोर्ट का, आपको बताना है कि इसका आर्टिकल कौन सा है, कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है। दोनों हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दो ये स्टेटमेंट जो है इंडियन फेडरलिज्म का वो सही है, ठीक है। नाउ सोर्स, डी ऑप्शन, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। सोर्स जो है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियर, सही बात है। यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना, कहाँ से ये करेंगे, किस पे कौन एक्ट करेगा, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। अब वैल्यू एडिशन ये है कि इंडियन फेडरलिज्म के बारे में, कि इंडियन फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है हम लोग ये लाते हैं कैनेडियन मॉडल से, पहला बोरो किए थे। दूसरा जो है इंडियन फेडरलिज्म के बारे में फ्यू कमेंट्स हैं, ठीक है। और उस कमेंट में केसी वेयर साहब जो कहते हैं कि इंडियन फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जो है वो क्वासी फेडरलिज्म में है। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मोरिस जेनिन कहते हैं कि ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। और ईवियर जेनिन कहते हैं कि ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को फॉलो करता है, ठीक है, कि जहाँ पे सेंटर को ओवर इम्फेसिस किया जाता है ओवर स्टेट, ठीक है। ये है, आई होप कि आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो। नाउ लेट्स सी कि 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन राइट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन राइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है कि इंटरनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 1948, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1948 में नहीं, 1966 में ये किया गया था, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट पे, ठीक है। और ये अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा कब, 1966 में। सिंस आंसर हमारा मिल गया तो बाकी तीन स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी व्हाट इज दैट। ह्यूमन राइट ड्राइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल, बिल्कुल सही है, कोई भी ऐसा वेग स्टेटमेंट नहीं है, मोरल प्रिंसिपल से ही ह्यूमन राइट अपना इंस्पिरेशन ड्रा करते हैं। दे आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट्स टू देयर एडॉप्शन बाय स्टेट, ये भी सही है। द यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन राइट इज चैलेंज बाय कल्चर रिलेटिविस्ट, सही बात है, ये भी कल्चर के प्रैक्टिस की वजह से ह्यूमन राइट को जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है वो चैलेंज होता है, काफ़ी ज़्यादा इशू आती है यहाँ पे कल्चर और ह्यूमन राइट में, ठीक है। नाउ इसमें कुछ वैल्यू एडिशन है कि ह्यूमन राइट डे जो है वो 10 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड फ्यू वैल्यू एडिशन है, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्वेंट है ना, वैसा ही इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, यहाँ पे क्या था, सिविल और पॉलिटिकल राइट की बात की गई थी, वैसे ही इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट भी 1966 में ही अडॉप्ट किया गया था सेम कन्वेंशन में। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन जो चाइल्ड राइट था वो 1989 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 जो है वो कह रहा है कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर
इज ए डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन इंडियन फॉर्म ऑफ, यहाँ पे देखो सेपरेशन ऑफ पावर ना यूएस में प्रैक्टिस किया जाता है और इंडिया में जो प्रैक्टिस किया जाता है वो डिवीज़न ऑफ पावर किया जाता है, पहला चीज़। सेकंड ये है कि ये क्या कहता है, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन किसके बीच में है ये है डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे है, ठीक। जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, मोंटेस्क्यू और रूसो ने दिया था। और बस मेरे ख्याल से ज़्यादा ऐड ऑन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 98 नंबर कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो किससे रिलेटेड है। सबको पता है कि 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको लाया गया था। और जो डिफेक्शन की बात करते हैं, लाइक फॉर एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसका आर्टिकल 102 है, डिफेक्शन से रिलेटेड केसेस डील करता है। और एमएलए जो है 191 है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो ना तो मेजरली अगर सेंट्रल जो लॉ होता है, सेंट्रल प्रोहिबिजन होता है बेसिकली आर्टिकल का, ठीक है, उसमें 89 आप ऐड कर दोगे तो स्टेट का हो जाएगा एक्सेप्ट फ्यू, क्योंकि कहीं कहीं ना एक्स्ट्रा प्रोहिबिजन भी आ जाता है जिसकी वजह से हमें 90 ऐड करना पड़ता है, वो तो बाद में है। बट मेजरली ना ये देखो 102 में अगर 89 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 191 है ना। तो ये जो प्रोहिबिजन सेंटर के लिए है उसमें 89 ऐड कर दो, वो स्टेट के लिए हो जाएगा। तो ईजी टू रिमेंबर हो जाता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि पहला ऑप्शन, इसका आंसर दो, ये है पहला ऑप्शन जो है द प्रोविजन रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये 6th शेड्यूल में बात करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऐसा, ठीक है। तो ये 10th शेड्यूल से एसोसिएटेड नहीं है। लैंड बी है, ये लैंड रिफॉर्म से बात करता है, ये 9th शेड्यूल की बात है आर्टिकल 31A में। जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट शेड्यूल था टू बी अमेंडेड, नहीं फर्स्ट शेड्यूल टू बी एडेड, ठीक है, आफ्टर जो ओरिजिनल वाला 8 था, तो ये 1951 में हुआ था। जो सी है द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, ये जो है शेड्यूल 1 में है। और एंटी डिफेक्शन देखेंगे हम लोग 10 में है। शेड्यूल्स को याद करने का जो ट्रिक है वो आप सभी को पता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना। क्या क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, इन ये जो भी है उनका सैलरी, और उससे ये ओथ एंड अफर्मेशन से एसोसिएटेड है, राज्यसभा के मेंबर से है, ये शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब सॉरी, अदर शेड्यूल ट्राइब्स। एंड ये फेडरेशन की बात करता है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड ऑल। ये जो है अदर प्रोविजन से रिलेटेड है जिसमें लैंड रिफॉर्म और वो सब आ जाता है, ठीक है। डिफेक्शन है सॉरी, ये जो है अदर लैंग्वेज से है, लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंड रिफॉर्म से आता है, डिफेक्शन से आता है, पंचायती राज से आता है, ये म्यूनसिपलिटी से आता है, ठीक है। नाउ 102 जो है वो किससे एसोसिएटेड है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड द गवर्नमेंट इनटू रिपब्लिकन, मोनार्कियल एंड डेस्पोटिक। तो ये जो है आप देख रहे हो कि ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है, नहीं सॉरी, सेपरेशन ऑफ पावर का तो कंसेप्ट दिया ही था साथ में। बट ये जो है ना सोसाइटी जो प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट होती है वो भी, जैसे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ, मोनार्कियल या डिस्पोटिक, ये जो है कंसेप्ट ना मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया था। और इन्होंने साथ में साथ सेपरेशन ऑफ पावर का भी कंसेप्ट दिया था। जो एरिस्टोटल है ये रियलिज्म का जो कंसेप्ट होता है उस पर इन्फेसिस किया था इन्होंने। और इन्होंने एक कोट भी दिया था कि मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। तो होप्स जो है ये इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की गई थी, किया था, ठीक है। जैसे कि ये नेचुरल जस्टिस वाला कंसेप्ट हमारे यूपीएससी 2022 से 23 में आया था ना। तो ये क्या था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है, प्रोसीजर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल
जस्टिस, ठीक है, राइट। यार एक प्रीवियस वाला देखना पड़ेगा, ये सच में यही है क्या? हाँ ठीक है। 103 जो है, नहीं सॉरी नेचुरल, ये जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ना, ये फॉलो नहीं करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आई थी नेचुरल जस्टिस कंसेप्ट, जबकि नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट जो है वो फॉलो करता है कौन? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे मिलती है? थ्रू नेचुरल जस्टिस। याद रखना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका आंसर जो है वो मॉन्टेस्क्यू ही होगा, सी। 103 ये कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी। ऑफकोर्स आपको पता है कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। हम लोगों ने देखा है 2015 वाले वैल्यू एडिशन के तौर पे इसको भी, ये क्वेश्चन डिटो है सेम। इसका आंसर ए है 2015। यही होता है PYQ का इम्पोर्टेंस। अब देखो यहाँ पे 2015 में ये क्वेश्चन था कि नहीं? देखो ये 2015 का है, कहाँ गया? यहाँ पे देखो 2015 का है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी टर्म्स एसोसिएटेड विथ किससे था? इसका आंसर ये था, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डे 1 में, और ये सेम रिपीट हो गया किसमें? 2016 में। आगे भी फर्दर रिपीट हो सकता है। इसका आंसर ए है। 99 नहीं है, 99 है क्या? हाँ 99 कह रहा है कि द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज सेट फोर्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट का वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 368 में दिया गया है, ठीक है। नाउ जो बाकी ऑप्शन है जैसे आर्टिकल 360, ये किससे बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से। दो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी बार नहीं लगाया गया है। अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हो, ठीक है। आर्टिकल 30 क्लॉज 2, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड है ना। आर्टिकल 13 समवॉट जुडिकल रिव्यू को भी सपोर्ट करता है, इसको देख लीजिएगा। 100 कह रहे हैं कि विथ रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ना, यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है ना, दोनों हाउस की सेपरेटली पास करना होता है, ठीक है, और वो भी किससे? स्पेशल मेजोरिटी से, है ना, पहला। और दूसरा है कि जो ज्वाइंट सिटिंग जिसका नहीं होता वो है मनी बिल के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। नाउ नॉट करेक्ट पूछा है ना, कह रहा है कि पहला ऑप्शन द सेपरेशन ऑफ द लोकसभा कैन कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने डिस्कस किया है ये बात नहीं होता है ज्वाइंट सिटिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होता है ज्वाइंट सिटिंग की बात, ठीक है। अपना आंसर यही है। नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ईच हाउस नीड टू पास द बिल सेपरेटली, पहली बात सही है, बाई स्पेशल मेजोरिटी, ये भी बात सही है। जो ऑप्शन सी है कह रहे कि द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये सही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ना, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इन इधर हाउस में कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, दो इवन ए प्राइवेट मेंबर कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस इट अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर और जो भी बाकी मेंबर्स हैं हाउस के, उसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर भी हैं वो भी ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। नाउ फर्दर एडिशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड जो बात है आर्टिकल 368 में है, ये पार्ट 20 में आता है। और जो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसमें ये कह दिया गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है मस्ट गिव एसेंट टू सच बिल। मतलब ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, इसको प्रेसिडेंट का जब एसेंट की बात करेंगे तब ही कैन नॉट रिटर्न फॉर फर्दर रिकमेंडेशन और जो भी है वो
फॉर द लुकिंग इट तो प्रोहिबिशन, बट ही नीड टू गिव हिज एसेंट, ठीक है, रिटर्न नहीं कर सकते हैं, है ना। 101 कट मोशन की बात कर रहा है। कट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ, तो ये कब हो सकता है कट मोशन का प्रोहिबिशन? जब रेलवे और ग्रीन बजट आती है ना, उसके बाद जैसे ही ये प्रेजेंट किया जाता है तो हो जाता है कि कट मोशन उसके बाद से लाया जाता है। नाउ एक बात बताना है कि रेलवे एंड जनरल बजट जो है वो कब सेपरेटेड था, सेपरेट हुआ अलग अलग, पहला। दूसरा है कि दोनों को मर्ज कब किया गया, मर्ज कब किया गया रेलवे और जनरल बजट को, ठीक है। और ईयर एक्चुअली बताना है, ठीक है। इसका मैं ऑप्शन देता हूँ, मर्जर जो है कब, 2016 या 17, ये आप बताना है, ठीक है। इफेक्ट कब हुआ था पहली बार, दोनों एज ए मर्ज डॉक्यूमेंट कब आया था, सेपरेट कब किया गया था, वो आप जब ब्रिटिश का टाइम था उसी टाइम पे किया गया था, बट आपको बताना है ईयर कब किया गया था, ठीक है, सेपरेटेड, इन कमेंट सेक्शन। और जो मैं कमेंट में बोल रहा हूँ करने के लिए, आई गेस आप लोग करोगे तो मेरे लिए भी इंटरेक्टिव होगा और मुझे लगेगा कि आप लोग सच में फॉलो कर रहे हो, ओके। ये इस D2 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि यू आर लाइकिंग इट। चलो फिर, थैंक यू सो मच अगेन, ठीक है। आई होप कि आप लोग शेयर कर रहे हो, थैंक यू।